चलिए ठीक है, फिर पंप में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग? सेंट्रीफ्यूगल पंप। मैंने पहले ही बताया कि ये पंप, इस पंप का यूज़ जो है वो सबसे ज़्यादा है। और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? अपने घर पे करते हैं, इरिगेशन सिंचाई में करते हैं, फ्लड कंट्रोल में करते हैं, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्री में इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है। ऑयल इंडस्ट्री भी यूज़ करती है ऑयल को पंप करने के लिए, पावर प्लांट भी यूज़ करता है बॉयलर फीड पंप के तौर पर, और भी बहुत जगह, चाहे VARS में भी हमने देखा, घर के कूलर में भी देखा है। तो इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा इसके डिज़ाइन को समझते हैं कि इसका डिज़ाइन क्या है और ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल फ्रांसिस टरबाइन है। बिल्कुल क्या है? फ्रांसिस टरबाइन जो आपने वहाँ पढ़ा था टरबाइन में, वही है, बट बिल्कुल फ्रांसिस टरबाइन के ऑपोजिट है। फ्रांसिस टरबाइन में जो फ्लो होता वो इनवर्ड रेडियल फ्लो था। रेडियस के डायरेक्शन में फ्लो होता था बाहर से अंदर की तरफ, और यहां पर जो फ्लो होता है वो अंदर से बाहर। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें रेडियल आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक ना। तो इट इज अपोजिट ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, आउटवर्ड रेडियल फ्लो है ये, ठीक ना। क्लियर है? अब थोड़ा सा फ्रांसिस टरबाइन को ध्यान में करें। वहां भी ये शेप आपको दिख रहा था, यहां पर पेनस्टॉक जुड़ा हुआ था, और यहाँ पर जब वाटर इन करता था तो सबसे पहले कुछ हिस्सा पानी का इसमें चल जाता था, फिर उसके बाद कुछ हिस्सा आगे वाले में। जैसे जैसे हम आगे जाते थे पानी की मात्रा क्या होती जाती थी? कम होती थी। और इसीलिए हमने जो केजिंग लगाई थी वो क्या थी? स्पायरल केजिंग थी। यहाँ भी आपको केजिंग वही दिख रही है, लेकिन फ्लो का डायरेक्शन उल्टा हो चुका है। अब यहाँ पर फ्लो सबसे पहले, अच्छा यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज किया गया है टोंग। टोंग वो जगह है जहां क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे क्या है? कम है। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया जहां केजिंग का है उसे हम टोंग कहते हैं। तो यहां पर पहले वाटर निकला, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पानी की मात्रा हर ब्लेड से निकलते हुए क्या होगी? बढ़ती जाएगी। और इसको हमने एरो से दिखाया, देखिए यहां पर सिंगल एरो दिया है, ये मास फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आए तो डबल एरो हो गया, यानी मास फ्लो रेट क्या हो गई? बढ़ गई। और आगे आते जा रहे हैं तो नंबर ऑफ एरोज की संख्या क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे हम इधर से आएंगे, इट इज सेम एज फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन में जिस हिसाब से कम हो रहा था, यहां पर उसी हिसाब से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। दूसरी चीज, जब हम इधर से इधर जा रहे थे तो प्रेशर घट रहा था, और अब हम क्या कर रहे हैं? इधर से इधर जा रहे हैं, तब उल्टा होगा ना। प्रेशर घटने की जगह प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। यानी ये जो अब केसिंग, जो स्पायरल केसिंग यहां यूज की गई है, ये किस काम के लिए है? प्रेशर को बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही? स्पायरल केजिंग इट इज जस्ट लाइक डिफ्यूजर सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार इनलेट से आउटलेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। और डिफ्यूजर सेक्शन में लिक्विड का प्रेशर हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब देखते हैं ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसके सेंटर में एक शाफ्ट लगा हुआ है, इसको हमने यहां डिनोट किया है। ये क्या है? शाफ्ट। इसी शाफ्ट की मदद से हम इस पंप को ऑपरेट करते हैं। शाफ्ट को एनर्जी कहां से मिलती है? या तो आईसी इंजन से या फिर इलेक्ट्रिक मोटर से। तो ये शाफ्ट रोटेट करना स्टार्ट होता है। इस शाफ्ट के ऊपर जो सिस्टम लगा रहता है उसे हम कहते हैं इम्पलर। उसे क्या कहते हैं? इम्पलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टरबाइन में रनर था, रनर के ऊपर ही क्या लगे थे? वेंस लगे हुए थे। यहां पर रनर और वेंस के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? इम्पलर कहते हैं। किसी भी पंप में जो रोटेटिंग पोर्शन होता है, जो चीज रोटेट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्पलर कहते हैं। इट इज सेम एज, इसमें आपका रनर भी है और इसी में आपका वेंस भी है। ये जो पतले पतले दिख रहे हैं ये क्या है? इसके वेंस है। अब जरा वेंस की डिजाइन को देखिए। अगर आप वेंस के डिजाइन को समझेंगे तो इन यहां पे है, जरा ध्यान से देखेंगे, इन यहां पे हुआ, ठीक ना। ये आउटवर्ड फ्लो है, यानी फ्लो यहां से यहां हो रहा है। टरबाइन में क्या था? फ्रांसिस टरबाइन में बाहर से अंदर, यहां से इन करके इधर निकलता था, लेकिन पंप में यहां से इन करके और बाहर, यानी यहां से निकल के और इधर इस तरफ निकलेगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए,
यहां से जहां पे घुस रहा है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए, और जहां पे निकला उसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए। दो वेन्स के बीच का क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये फिर किस तरह से काम कर रहा है, डिफ्यूजर सेक्शन की तरह, ठीक ना। अब यहां जो इंपलर लगा है, इस इंपलर के दो वर्क हैं। इस इंपलर कितने काम हैं, दो काम। पहला, जब ये इंपलर घूमता है तो अपने साथ फ्लूइड को क्या करता है, रोटेट कराता है, क्योंकि जो भी फ्लूइड होगी इस वेन्स के बीच में फंसी हुई होगी। तो जब इंपलर रोटेट करेगा तो उसके बीच जो फंसा हुआ और लिक्विड है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। जब भी किसी को रोटेट कराएंगे तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक ना। अब जरा देखें, जब ये फ्लूइड रोटेट करेगा तो फ्लूइड के ऊपर एक, फ्लूइड के मास के ऊपर एक फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसका डायरेक्शन हमेशा कहां होता है, बाहर की तरफ। और यही चीज हम लोगों ने टरबाइन में भी पढ़ा था। जो आउटवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन थी उसका यूज हम इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि उसके क्या क्या मुश्किल हो जाता था, आउटवर्ड रेडियल फ्लो में क्या मुश्किल था, उसके स्पीड को कंट्रोल करना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन और फ्लो का डायरेक्शन दोनों क्या था, एक था, ठीक ना। इसीलिए मास फ्लो रेट लगातार बढ़ते जाता था हाई स्पीड पर, उसको उसे कंट्रोल करना हमारे लिए मुश्किल था। अब यहां भी देखिए, यहां वही हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, वही हो रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन कहां है भाई, बाहर की तरफ, और फ्लो भी किधर है, बट यहां पर ये अब हमारे लिए क्या है, फायदेमंद है, क्योंकि अब हमें प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है। यहां फ्लो भी बाहर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर की तरफ। अब यहां जो प्रेशर बढ़ रहा है वो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। प्रेशर जो बढ़ा पानी का या फ्लूइड का या लिक्विड का, किसके कारण बढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बढ़ता है। और कहें कि उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन जो है, जिस एनर्जी का यूटिलाइज हो रहा है वो कौन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसीलिए पंप का नाम क्या दिया गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया गया। फिर से समझे, इंपलर क्या कर रहा है, इंपलर के जो वेन्स हैं इनके बीच पानी आती है और इंपलर चूंकि रोटेट कर रहा है तो पानी को भी क्या करा रहा है, रोटेट कर रहा है। पानी का अपना मास है, जब मास है और वो रोटेट कराएंगे किसी भी चीज को तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो पानी किधर से किधर भागेगा, अंदर से बाहर की तरफ। जब ये अंदर से बाहर भाग रहा है तो हमने वेन्स का डिजाइन इस तरीके से किया है कि वो एक डिफ्यूजर की तरह वर्क करे, ठीक ना। तो जब ये बाहर की तरफ जाता है तो एक तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी रहती है, और जब ये बाहर की तरफ जाता है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी इन वेन्स के बीच किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन जब ये फ्लूइड वेन्स के बाहर निकलता है तब भी बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी बची रहती है, और इसीलिए उसके बाद हमने बाहर क्या लगा दिया, एक केजिंग लगा दिया। ये केजिंग क्या करता है, जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक ना। क्योंकि केजिंग का शेप किसके जैसा है, आप देखते जाएं, ये भी किसके जैसा है, जस्ट लाइक डिफ्यूजर। जहां जहां आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसके कारण जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार किस में कन्वर्ट होते जाती है, प्रेशर एनर्जी में। क्योंकि हेड के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, प्रेशर एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। हेड के लिए क्या चाहिए, प्रेशर एनर्जी चाहिए। जितना ज्यादा प्रेशर एनर्जी होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, हेड होगा। बात समझ में आ रही है ना। तो इंपलर क्या है, इंपलर इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो हिस्सा रोटेट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंपलर कहते हैं। बात समझ में आ रही है। और फ्लूइड को एनर्जी देने का काम किसका है, इंपलर का। क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्लूइड के पास आया वो किसकी मदद से आया, इंपलर की मदद से। जब इंपलर घुमा उसके साथ पानी भी क्या हुआ, घुमा, तो पानी के पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया, और फिर बाद में वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हमारा क्या हो रहा है, जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो इन वेन्स की मदद से और केजिंग की मदद से किस में कन्वर्ट हो रही है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने
शाफ्ट को कौन सी एनर्जी दी थी? मैकेनिकल। इस शाफ्ट के ऊपर एक इंपलर लगा हुआ है, ठीक ना, और जब इसके अंदर कोई भी लिक्विड रहता है और हम शाफ्ट से इंपलर को रोटेट कराते हैं तो इंपलर के वेन्स इस तरीके से बने हुए हैं कि इसके अंदर जो भी वाटर है, जब इंपलर रोटेट करता है तो वाटर भी क्या करती है? रोटेट करती है। तो इंपलर कौन सी एनर्जी वाटर को दिया? काइनेटिक एनर्जी। और उसका शेप ऐसा है, जब वाटर रोटेट करना स्टार्ट किया तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में। और उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण लिक्विड किधर भागेगा? बाहर की तरफ। लेकिन जब लिक्विड बाहर भाग रहा था तो उसको एक पैसेज से पास होना पड़ा। वेन्स का जो डिजाइन है वो एक पैसेज प्रदान करता है पानी को बाहर जाने का, और वो पैसेज किसके समान है? डिफ्यूजर के समान है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने काइनेटिक एनर्जी दी थी बाहर जाने की, लेकिन जब वो डिफ्यूजर से पास हो रहा था, वेन से पास हो रहा था, तो उस काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रेशर में। क्योंकि वेन्स की डिजाइन ऐसी है, जहां से इन कर रहा वहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और जहां से आउट हुआ वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज्यादा है। और ऐसा सिर्फ डिफ्यूजर सेक्शन में होता है, जिसके कारण कुछ काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? प्रेशर एनर्जी में। लेकिन अभी भी इस फ्लूइड के पास बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी बची हुई होती है। उसको प्रेशर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं? केजिंग लगाते हैं। और केजिंग का भी जो शेप है वो स्पाइरल है, यानी इनिशियल से लेकर के फाइनल तक क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी हर जगह क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। और वो जो भी घट रही है यानी कन्वर्ट हो रही है किसमें? प्रेशर एनर्जी में। और प्रेशर एनर्जी बढ़ते जाती है। इस तरीके से हमको हेड मिल पाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप के द्वारा। बात समझ में आ रही है? अब इंपलर के रोल के बाद हमने क्या समझ लिया? केजिंग का रोल। केजिंग का रोल क्या है? पर्पस क्या है? काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। आगे देखते हैं, इसमें कुछ हेड यूज किया गया है। सबसे पहले क्या है? स्टैटिक हेड। स्टैटिक हेड टोटल हेड को कहते हैं, ठीक ना। इसमें सक्शन हेड भी आता है और डिलीवरी हेड भी आता है। सक्शन हेड कहते हैं सेंटर या फिर आई। ये जो सेंटर है इसी को हम क्या कहते हैं? आई। आई से लेकर के और संप, यहां से पानी को यहां ले जाने के लिए भी कुछ पावर चाहिए ना, सक्शन चाहिए खींचने के लिए, और आगे बढ़ाने के लिए डिलीवरी चाहिए। तो यहां संप से लेकर के यहां तक ये जो पाइप लगा है ये क्या कहलाता है? सक्शन पाइप। और सेंटर से ओवरहेड टैंक तक की जो पाइप है वो क्या कहलाती है? सेंटर से नहीं, कहां से? डिलीवरी वाल्व से। यहां तक तो डिलीवरी वाल्व है। डिलीवरी वाल्व से लेकर के ओवरहेड टैंक के पाइप को हम क्या कहते हैं? डिलीवरी पाइप कहते हैं। क्लियर है ना? आई क्या होता है? पंप का आई किसे कहते हैं? जहां से वाटर उसमें इन करे। आई वो पॉइंट है, दैट इज द इनलेट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज कॉल्ड आई। सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो इनलेट पोर्शन है, जहां से वाटर क्या कर रही है? इन कर रही है, उस पॉइंट को ही हम क्या कह रहे हैं? आई कह रहे हैं। क्लियर है? और क्या है भाई? प्राइमिंग वाल्व। प्राइमिंग वाल्व, ऊपर के पोर्शन में एक वाल्व होता है जिसको हम खोल देते हैं, और खोलने के बाद उसके अंदर हम उसी फ्लूइड को फिलअप कर देते हैं जिसे हमें उठा के कहां भेजना है? टैंक में भेजना है, ठीक ना। प्राइमिंग क्यों जरूरी है इसको हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ जाने कि प्राइमिंग के लिए एक वाल्व होता है जिसमें हम पंप को चलाने से पहले अगर हमको वाटर को पहुंचाना है तो वाटर क्या कर देते हैं? फिल कर देते हैं, ताकि पंप को स्टार्ट करने से पहले ये पूरी की पूरी केजिंग और इंपलर में जो जगह है वो सब कुछ उस लिक्विड से क्या हो जाए? फिल्डेड हो जाए। और अगर ये फिल्डेड नहीं होगा और आप पंप चलाएंगे तो फिर ये पानी बाहर नहीं भेजेगा। क्यों नहीं भेजेगा? इसके लिए हम लोग पूरा कवर करेंगे प्राइमिंग सेक्शन में। अभी फिलहाल चूंकि डिजाइन देख रहे हैं तो बस इतना जान लें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर एक प्राइमिंग वाल्व होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिलीवरी हेड क्या होता है भाई? सेंटर से लेकर के, पंप के सेंटर से लेकर के और ओवरहेड टैंक जहां तक पानी पहुंचाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? डिलीवरी हेड। और सेंटर से लेकर के संप के बीच जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? सक्शन। तो यहां पर अगर हम लिखें तो HS जो स्टैटिक हेड है ये किसके बराबर है? सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड।
बात समझ में आ रही है? ये आइडियली है, लेकिन रियली कुछ और भी होगा, रियली कुछ और भी होगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। लॉसेस भी तो होंगे पाइप में, बाद में इसका नाम हम लोग मैनोमेट्रिक हेड रखेंगे, ठीक ना। जब लॉसेस को कंसिडर करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाता है? मैनोमेट्रिक हेड। ठीक है, आइए नीचे है फुट वाल्व। फुट वाल्व एक वन डायरेक्शनल वाल्व होता है। क्या रहता है? वन डायरेक्शन। ये सिर्फ किस दिशा में खुलता है? ऊपर की तरफ। फुट वाल्व किधर खुलता है? सिर्फ, यानी जब पानी नीचे से ऊपर जाएगा तब तो ये खुल जाएगा, लेकिन यदि पानी ऊपर से नीचे आने की कोशिश करेगा तो ये क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ये इसलिए है, ये हर एक हैंडपंप में रहता है। अगर ये नहीं होता तो आपको 1 लीटर पानी के लिए कम से कम 100 बार हैंडल दबाना पड़ता, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो पानी वापस भाग के कहाँ पहुंच जाता? सम्प में, ग्राउंड में चला जाता, और फिर वहां से आपको लाने के लिए बहुत बार हैंडल दबाना पड़ता, इतना सक्शन क्रिएट करना पड़ता कि यहां से वाटर फिर यहां तक आए, तब जाकर आपको पानी मिलता है। ये फुट स्टेप वाल्व क्या करता है? इस सक्शन पाइप के अंदर जितना पानी रहता है उसको इसी में बंद रखता है, इसको नीचे जाने नहीं देता। तो पानी का लेवल हमेशा यहाँ पे ये मेंटेन रहता है। आप जैसे ही हैंडल दबाते हैं पानी आपको बाहर मिल जाता है। तो फुट स्टेप वाल्व एक यूनि डायरेक्शनल वाल्व है जो पानी के फ्लो को इधर से इधर जाने से रोकता है, लेकिन इधर से इधर जाने के लिए रास्ता खोल देता है। बात समझ में आ रही है? और स्ट्रेनर छन्नी को कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई ऐसा कचरा आपके पाइपलाइन में ना जाए। बात समझ में आ रही है? और कुछ बचा भाई? इंपलर हो गया, केजिंग हो गया, डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व ये सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर रहता है। जब वाटर आता है तो हम इसको यहां से ओपन करते हैं, तभी ये पानी को आगे पास होने देता है, ठीक ना। और कुछ दिख रहा है? आइए अब समझते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे कार्य करता है। तो प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, किस पे काम करता है? फोर्स वोल्टेक्स पे काम करता है। वोल्टेक्स फ्लो मैंने पहले ही बताया था। फ्लूइड मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फ्लो, तो वहां पर हम लोगों ने वोल्टेक्स देखा था। वोल्टेक्स 2 तरह के थे, कौन कौन से? फोर्स वोल्टेक्स एंड फ्री वोल्टेक्स, ठीक है। फोर्स वोल्टेक्स और फ्री वोल्टेक्स। क्या था भाई फोर्स वोल्टेक्स? यदि किसी वाटर को हम बाहरी ताकत की मदद से क्या कराएं? रोटेट कराएं, तो उस वोल्टेक्स को हम फोर्स वोल्टेक्स कहते थे। और वोल्टेक्स क्या होता है? रोटेटिंग लिक्विड। रोटेटिंग लिक्विड को ही हम क्या कहते हैं? वोल्टेक्स कहते हैं। और यदि लिक्विड को रोटेट कराने के लिए आप एक्सटर्नल एजेंसी का यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल टॉर्क का यूज कर रहे हैं, तब वोल्टेक्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। और यदि लिक्विड पहले से दिए हुए एनर्जी के कारण रोटेट करे, पहले से दिए हुए एनर्जी के कारण रोटेट करे, या फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन के कारण रोटेट करे, किसके कारण? ज्योमेट्रिकल कंडीशन के कारण रोटेट करे, तब उस वोल्टेक्स को हम क्या कहते हैं? फ्री वोल्टेक्स। जैसे वॉश बेसिन, घर में वॉश बेसिन लगता है बर्तन धुलने के लिए, आप नल खोल दीजिए, आप देखेंगे जब वॉश बेसिन में पानी इकट्ठा होगा और फिर जब आप उसका मुंह छोड़ेंगे तो पानी घूमता हुआ अंदर जाता है। तो उसको किसी ने घुमाया क्या? नहीं, लेकिन वॉश बेसिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, डिजाइन ऐसा है कि पानी उसके अंदर घूमता हुआ अंदर की तरफ जाता है। तो जो वहां वाटर रोटेट कर रहा है वो उसने क्या बनाया? फ्री वोल्टेक्स। बात समझ में आ रही है? या फिर पहले से उसके पास किसी ने एनर्जी दे दी और उसके बाद उसको क्या कर दिया गया? इसको समझने के लिए बाल्टी में पानी ले लिया और अपने हाथ को घुमाया और उसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? सर्फ घोलते हैं। सर्फ कैसे घोलते हैं? सर्फ पानी में डाल करके और उसको हाथ से घुमाते हैं, और जब तक आप अपने हाथ से घुमा रहे हैं, पानी घूम रहा है, तब तक वो क्या है? तब जब तक आपका हाथ उसके अंदर है तब तक वो फोर्स वोल्टेक्स है। थोड़ी देर के बाद आपने अपना हाथ क्या कर लिया? निकाल लिया। लेकिन पानी क्या घूमना बंद कर दिया? अभी भी घूम रहा है। तो अगर रोटेटिंग फ्लूइड है तो वोल्टेक्स तो बनाया, बट क्या आप उसको एक्सटर्नल टॉर्क दे रहे हैं क्या? नहीं। अब वो क्या बन गया? फ्री वोल्टेक्स। क्योंकि एनर्जी आप पहले ही दे चुके हैं। अगर जब एनर्जी दे रहे हैं और तब वो घूम रहा है तब वो फोर्स वोल्टेक्स, और पहले एनर्जी दे दिया था उसके बाद भी पानी घूम रहा है तो वो क्या कहलाता है?
फ्री वोर्टेक्स कहलाता है। क्लियर है? तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फोर्स वोर्टेक्स। कहेंगे कैसे भाई? यहां इंपलर का काम इसीलिए लगाया था, जैसे बाल्टी में हमारा हाथ काम करता है, ठीक ना, वैसे ही यहां पर केजिंग के अंदर और इस इंपलर के चारों तरफ जो पानी भरा है उसको घुमाने का काम कौन करता है? इंपलर। तो एक्सटर्नल टॉर्क ठीक है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है? इंपलर के द्वारा। केजिंग के वाटर अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको कौन घुमा रहा है? इंपलर घुमा रहा है। यानी वाटर घूम रहा है तो इसने वोर्टेक्स बनाया, और वाटर अपने आप नहीं घूम रहा है, इंपलर उसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है। इसीलिए कौन सा है? फोर्स वोर्टेक्स। अब गौर कीजिए, इसके प्रिंसिपल को समझना बड़ा आसान है। बाल्टी में पानी डालने के बाद जब आप हाथ से घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि पानी बीच में कहाँ चल जाता है? नीचे। और साइड में कहाँ जाता है? आता है। इसी चीज को मैंने यहां बनाया है, समझेंगे? शुरुआत में पानी का ये लेयर था, ठीक ना, और बाद में आपने हाथ लगाकर क्या कर दिया? घुमाया। जब आप घुमाए तो हुआ क्या? पानी यहां साइड में ऊपर की तरफ चला गया, दोनों साइड ऊपर गया, और सेंटर में पानी कहां चला गया? नीचे चला गया। बात समझ में आ रही है? सेंटर में कहां चला गया? यही चीज होती है ना, यहां भी यही हो रहा है। ध्यान दें, बाल्टी में जब इस लेवल पे था तो यहां कौन सा प्रेशर था भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपने घुमाया तो यहां से वाटर उठ करके कहां चला गया? ऊपर। यानी हेड बढ़ गया, हेड बढ़ गया, और सेंटर में हेड क्या हो गया? कम हो गया। हो गया ना? सेंटर में पानी कहां चला गया? अपने लेवल से नीचे चला गया, और साइड में कहां चला गया? ऊपर चला गया। नीचे जाने का मतलब बिलो एटमॉस्फेयर। नीचे जाने का मतलब कहां चला गया? अपने लेवल से नीचे, यानी नेगेटिव हेड। बात समझ में आ रही है? और ऊपर पॉजिटिव हेड। क्लियर है? अब देखिए, जब ये घुमाएगा तो इसके सेंटर पे कैसा हो जाएगा प्रेशर? नेगेटिव। यहां पानी कहां भागेगा? नीचे की तरफ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लेवल से नीचे। तो यहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पर किसकी समस्या आती है? कैविटेशन की समस्या आती है। ये चीज यहां से समझ सकते हैं कि सेंटर में कहां चले गए हम? सेंटर का प्रेशर कम हो गया, और आउटसाइड का प्रेशर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। अब जैसे ही सेंटर का प्रेशर कम होगा, अगर उसका प्रेशर उस टेम्परेचर के लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम होगा तो वहां बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो बबल्स फूटेंगे तो कैविटेशन की समस्या आएगी। सेम केस हो रहा है। फ्रांसिस टरबाइन को याद कीजिए। फ्रांसिस टरबाइन के आउटलेट पर प्रेशर कम हो रहा था, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के आई पर, इनलेट पर प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसीलिए रिएक्शन टरबाइन के आउटलेट पर कैविटेशन की समस्या होती है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के इनलेट पर कैविटेशन की समस्या होती है। क्लियर है? तो ये प्रिंसिपल समझ में आया? फोर्स वोर्टेक्स क्यों बोल रहे हैं? इसी को फिर मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर। ये दिखा रहा है कि ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, और यहां से ये क्या हो गया? इंक्रीज कर गया, और सेंटर में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। सेंटर में प्रेशर, एरो का साइन देखिए नीचे की तरफ मैंने किया है, और साइड में ऊपर की तरफ किया है। तो फोर्स वोर्टेक्स ये कहता है, फोर्स वोर्टेक्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी हम किसी लिक्विड को क्या कराते हैं? रोटेट कराते हैं, तो लिक्विड को रोटेट कराने से उसका हेड क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। और हेड कितना इंक्रीज हुआ ये निर्भर करता है उस पॉइंट के टेंजेंशियल वेलोसिटी पे। फोर्स वोर्टेक्स कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स वोर्टेक्स के प्रिंसिपल से ये निकल के आया है कि अगर फोर्स वोर्टेक्स है वहां पर तो जो प्रेशर इंक्रीज होगा वो हमेशा, और ये v कौन सा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। v कौन सा है? टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर इंक्रीज होगा।
और सिंपली अगर हम देखें तो लिखते हैं v²/2g। और ये है क्या? दिस इज नथिंग बट इट इज द काइनेटिक हेड। ये क्या है? काइनेटिक हेड है। ये कहता है कि ये जो h आपका निकला, ये जो हेड आपका बढ़ा, दिस हेड विल बी इक्वल टू v²/2g। और यहीं से हम कहते हैं कि आपका जो प्रेशर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी के स्क्वायर। क्योंकि ये जो h है, ये h है क्या? जरा ध्यान से देखें, दिस h इज नथिंग बट प्रेशर हेड। h क्या रिप्रेजेंट करता था? और प्रेशर हेड को आप क्या लिख सकते हैं? P बाई रो जी को बर्नौली सूत्र में ही तो हम h लिखते थे, ठीक ना? P बाई रो जी। अब जरा यहां से देखें, g और g कैंसिल, तो P इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जरा देखिए, P इज इक्वल टू, ये रो उधर चला जाएगा ना, P बाई रो जी। एक मिनट, v²/2g। h किसके बराबर है? v²/2g के, ठीक ना? और h क्या होता है? P बाई रो जी। तो अब हम इस रिलेशन से देख सकते हैं डायरेक्टली कि P किसके प्रोपोर्शनल है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। तो ये रिलेशन कहां से निकला हमें? फोर्स वोर्टेक्स से। फोर्स वोर्टेक्स कहता है कि जिस पॉइंट की वेलोसिटी होगी, जहां पे भी हमको प्रेशर देखना है, वहां का प्रेशर उस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक ना? तो यहां से हमको मिल जाता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², वेलोसिटी का स्क्वायर। और यहां जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी है? टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक ना? ठीक है, यहां से देखेंगे थोड़ा सा, इन दोनों का अगर हम यूज करें तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो जी एच, ठीक है? P इज इक्वल टू रो जी एच। अब जरा देखें, प्रेशर किस पे निर्भर करेगा? रो पे, जी पे और एच पे। क्लियर है? जी तो आपका क्या है भाई? कांस्टेंट है, ठीक ना? और रो डिपेंड करता है, ठीक ना? ध्यान दें, अगर यहां का पानी बहुत समय तक पंप आपने ऑपरेट नहीं किया तो पानी भाग गया नीचे, ठीक ना? और यहां पर क्या भर गया? एयर। अब आपने पंप को स्टार्ट कर दिया तो ये इंपलर घूमेगा, लेकिन इंपलर किसको घुमाएगा? हवा को। तो जो प्रेशर हेड क्रिएट होगा, क्योंकि आप देखिए हवा और पानी में डेंसिटी का कितना डिफरेंस है? 1 और 1000 गुना, याद है ना? तो जो प्रेशर क्रिएट होगा वो 1000 गुना कम होगा, तो क्या पानी को खींच पाएगा? नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं? प्राइमिंग। इसको खोलते हैं और इसमें क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं, क्योंकि जब पानी को रोटेट कराएगा तो पानी की डेंसिटी इतनी है कि वो प्रेशर हेड काफी अच्छा क्रिएट करेगा। अगर आपने कभी गांव में देखा हो, खेती से जुड़े हो, तो लोग क्या करते हैं, अगर पानी नहीं है तो गोबर भर देते हैं। पंप के मुंह में क्या डाल देते हैं? गोबर। क्योंकि खेतों में गाय का और बैल का, पहले बैल से खेती होती थी, गोबर अवेलेबल रहता था, तो लोग गोबर भर देते थे। गोबर का एक ही काम था, पानी की डेंसिटी को क्या कर देना? और बढ़ा देना। इंपलर के अंदर जो पानी है, जब उसके अंदर आपका गोबर घुल जाएगा तो पानी की डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वो उनको नहीं पता था कि वो इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता था कि अगर गोबर डालेंगे तो पानी जल्दी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अब मकसद समझ में आया? गोबर